चलिए नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम लोग जो है वो थ्योरी बेस्ड जो है वो इतिहास को पढ़ने वाले। और इतिहास के वो कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे? ऐसे तो इतिहास के अभी सभी सेक्शनों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आपको उसमें से पढ़ना कौन है। तो अगर आपको बता दें कुछ खास करके एग्जाम को टारगेट अगर कर ले, तो यदि आप बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यानी बीपीएससी जो है वो आप, या फिर टीआरई 4.0 या फिर आने वाले 5.0 किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करें, मतलब बीपीएससी टीआरई यानी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं बिहार के अंदर। इसके अलावा आपका बीपीएससी जो आपका होता है, बिहार पीसीएस की अगर बात करते हैं, जो अधिकारी बनने वाला जो एग्जाम होता है, क्योंकि बिहार पीसीएस, ध्यान सुनेंगे, बीपीएससी का जो आपका एग्जाम होगा जिसमें उस तरह का हिस्ट्री पूछा जाएगा, ठीक उसी प्रकार हिस्ट्री जो है वो आपका बीपीएससी टीआरई में भी पूछा जाता है, और दोनों का दायरा भी एक सेम ही है, ध्यान से सुनेंगे। बट यहां पर यह है कि आपको केवल और केवल अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी आप कर रहे हैं और चाहते हैं कि जीके जीएस का जो एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है भाई आपका, तो इस जीके जीएस में आपको एकदम बेस्ट कर जाना है, तो उन्हीं तमाम जो है वो विद्यार्थियों के लिए स्पेशल बैच है। इसमें से आपका जो कॉमन पेपर की बात कर ले तो जो 40 मार्क्स होगा, इसमें से आपका केवल और केवल इकलौता आपका इतिहास जो विषय है वो आपको 8 अंक दिला देगा, ध्यान सुनेंगे। तो 80 नंबर आपका एक मेन पेपर, और प्लस अगर इस बैच को आप बाखूबी देखते हैं, आराम से पढ़ते हैं, जो नोट्स आपको दिए जाएंगे उससे आप बार बार जो है से कि नोट्स को आप रिवीजन करेंगे, और यूट्यूब पर तमाम चैनल के ऊपर में कहीं भी प्रैक्टिस करते रहिए, जो एक सोच डेवलप करेंगे उसके आधार पे कहीं क्वेश्चन लगाइए, तो आपका इसमें से अगर बात कर लेंगे 40 नंबर के कॉमन पेपर में से 8 अंक आपका पक्का हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर 80 उधर और 8 इधर, और करंट अफेयर की बात कर लेंगे तो वो भी 8 के आसपास में जो रोल अदा करता है। तो करंट अफेयर के लिए आपको घबराना नहीं है। आप कभी भी अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जब भी फॉर्म फिलअप होता है उसके बाद से ही आप करंट देखना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत दिनों तक एक एक घंटा का करंट का क्लास देखते रहेंगे, एग्जाम डिले होगा तो फिर आप जो है वो घबराहट और परेशानी में पड़ जाइएगा, है ना, कि ये करे वो करे, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, कितना सिलेबस है, ये है वो है, मतलब आपके अंदर में एकदम तनाव सा हो जाएगा। तो वो काम नहीं करेंगे, पहले उन चीजों को पढ़ लेंगे जो बदलने वाला नहीं है, समझ रहे बात, जो मूल चीज है, मतलब उसके 2 साल बाद भी तैयारी करेंगे तो वही चीज है ना। बार बार मान ले वास्को डी गामा बार बार नहीं ना आएगा भाई, एक बार 1498 में आ गया तो जो मूल चीज है उसको वही चीज पढ़ना है आपको, समझ रहे बात ना। एक बार 1757 में प्लासी का युद्ध हो गया, बस हो गया, अब उसको आप केमा बीपीएससी दे रहे हैं 70 दे रहे हैं, 71 दीजिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए, ये 75 दीजिए, मतलब जो चीज पढ़ना है वो चीज पढ़ना ही है। तो इस चीज को पहले आपको एक दायरा कर लेना है कि इसमें पढ़ना क्या है और क्या क्या चीजें हैं, सबको एक बार समझ लेना है, थियोरिकल चीजें को, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मुख्य रूप से ये जो आपका इतिहास की शुरुआत करेंगे वो बीपीएससी टीआरई को टारगेट कर करके। लेकिन अगर कोई भी, अगर आप भविष्य में चाहते हो कि टीआरई से अगर फाइनल पीसीएस की तैयारी भी हमें करना है, तो वहां भी हिस्ट्री जो है आपको सबसे ज्यादा, वहां अगर जाएंगे आप तो 150 अंक का पीटी होगा। हालांकि पीटी क्वालिफाई होता है, इसका नंबर जो है वो मार्क्स जो है वो कभी भी मेरिट बनने में नहीं जुटता है, तो ये क्वालिफाई आपको करना है। तो 150 नंबर का जो क्वालिफाइंग पेपर होगा वहां आपको हम बता दें तो कम से कम आप मान के चलिए एक एवरेज कि 30 से 35 के बीच जो है वो आपको केवल और केवल हिस्ट्री पूछा जाएगा, ठीक है। हम बिहार पीसीएस की बात करें बीपीएससी के लिए, तो इसमें 30 से 35 अंक जो आपका हिस्ट्री पूछा जाएगा, इसमें से अगर मान करके चल लीजिए, ये कभी फिक्स नहीं होता दायरा कि हम आपको 35 ही बता दें, कभी कुछ क्वेश्चन इतिहास के कम भी होते हैं, कुछ ज्यादा भी आ जाता है, ठीक है। जो अभी ट्रेंड है लेटेस्ट वर्जन में तो भाई वही बता रहे हैं। और इससे 20 से अगर 25 अंक की बात करेंगे तो पूरे आपको इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। अगर इसमें इंडिया का केवल मॉडर्न वाला सेक्शन अगर कवर कर लेते हैं तो उसी मॉडर्न से आपको 20 से 25 अंक आपको आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद मेंस लिखने के लिए जाइएगा, तो मेंस में जो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 होता है, ध्यान से सुनेंगे बात को, तो जीएस पेपर 1 भी 300 अंक का होगा और जीएस पेपर 2 भी 300 अंक का होगा। फिर निबंध आ जाता है 300 अंक का, फिर 120 अंक का इंटरव्यू आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का एक शेड्यूल होता है। तो अगर जीएस पेपर 1 की बात कर लेंगे तो उसमें से भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसमें से भी आपके 6 क्वेश्चन के आसपास में देखने के लिए मिलेगा, और 6 में से आप मान करके चलिए उसको 3 सॉल्व कर लेना है, टोटल आपको 114 के आसपास में अंक मिलने वाले। तो वहां उसका एक दायरा हो गया। जो भी चीजें पढ़ाएंगे आपको एकदम विस्तार से और आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हमें कोई हड़बड़ाहट घबराहट नहीं है,
केवल आपको है कि आपको टाइम आराम आराम से देके समझ जाना है, ठीक है। तो हमने एक मोटा मोटी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, समझाने की हम बात भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम आपको एक दायरा समझा रहे हैं कि हम पढ़ने वाले क्या हैं और क्या ये आएगा कि नहीं आएगा बीपीएससी टीआरई 4 में या फिर आप अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां ये आएगा कि नहीं आएगा। आएगा तो इतिहास के क्या, एंशिएंट हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो, तीनों फेज पढ़ेंगे, बड़ा लंबा हो जाता है सर। नहीं, तीनों नहीं पढ़ना है आपको। मुख्य रूप से आपका नजर रखना है 8 में 8 अंक इतिहास में लेना है, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर आपको नजर रखना है। मॉडर्न हिस्ट्री तो आप बहुत सारे लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हैं, जिससे हम आपको एक दायरा भी दे देते हैं कि बहुत सारे लोग जो है, ये स्लाइड आप देख रहे हैं, बस जस्ट लाइक यही काम जो है वो लोगों के द्वारा जो है वो की जाती है। ये दिखने में आपको लग रहा होगा, जनाब ध्यान से सुनेंगे, काफी इजी लगता है और ऐसे बच्चों को समझने के लिए लगता है कि ऐसे सर कर लेंगे, है ना, ऐसे कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? बहुत सारे चैनल से वहां पे जा करके और आराम आराम से एक एक टॉपिक कर लेंगे, है ना। तो ये बहुत लोग कर रहे हैं और इस तरह से आपकी, चूंकि देखिए इतिहास का वो सेक्शन है कि जो चाहे वो दारोगा हो, चाहे अलग अलग अच्छे खासे जो आपके लेवल की जो आपका एग्जाम है, तो इसमें दरोगा हो, बीपीएससी हो, टीआरई हो, इन सब में हिस्ट्री बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। चाहे आपका टीआरई का कॉमन पेपर लीजिए, चाहे दरोगा आपका ले लीजिए, चाहे बीपीएससी लीजिए, उसमें सब, बीपीएससी पीसीएस की बात कर रहे हैं हम, तो उन सब में अदा करेगा। अब क्या हो गया है कि सब लोग पहले की तरह से इसी तरह से पढ़ लें कि हमें भारतीय आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है, तो आपको इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या है कि सिलेबस का अगर दायरा देखें तो ये है, आपको पढ़ने भी है कि इसमें आपको कुछ जन आंदोलनों के बारे में जान लेना है, जैसे कुछ स्थानीय विद्रोह हुए उनके बारे में, कुछ जनजातीय विद्रोह हुए हैं उनके बारे में, आप मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सब जब पढ़ते हैं, ये जनजातीय विद्रोह है, उसके नेता कौन है, कहां हुआ, किस तरह का है, एक पृष्ठभूमि टाइप के आप पढ़ लेते हैं। तो इसके अलावा कुछ किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, नील आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसके अलावा में दक्कन वाला है, और इस तरह से आप कहीं ना कहीं फिर मजदूरों का आंदोलन, अगर ये इन आंदोलनों को अगर पढ़ लेते हैं तो समझिए कि जन आंदोलन से संबंधित एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया। दूसरे टॉपिक में आप क्लियर कर सकते हैं कि धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, ये सब अभी इसलिए रूबरू करा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को थोड़ा धैर्य नहीं होता है कि सर जल्दी बताइए ना क्या क्या पढ़ना है, यूट्यूब पे धैर्य नहीं होता है ना, यहाँ तक कि अब एप्लीकेशन में जो बच्चे आते हैं तो आराम से सुनते हैं क्योंकि वो उनका पहला क्लास ही। तो ये ध्यान सुनेंगे, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन अगर आप पढ़ लेते हैं, इसमें धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन आएगा तो राजा राम मोहन रॉय हुए, इसके अलावा दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, इसके अलावा अगर बात कर लेंगे तो स्वामी विवेकानंद, ये सब बहुत बड़े धार्मिक सुधारक के रूप में जाने जाते हैं ना। तो सोशल रिफॉर्मर है और इन लोग से संबंधित कुछ किताबें लिखेंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में धार्मिक कुरीतियों को हटाने का प्रयास करेंगे और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने का भी काम करेंगे। तो इनके बारे में सब पढ़ लेंगे, इनकी किताबें के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में, कब शिकागो जाते हैं, क्या है नहीं है, तमाम तरह की चीजें, कलकत्ता में कौन कौन से मिशन की स्थापना करते हैं, ये सब आप आराम से पढ़ लेंगे। चलिए ये आपका सेक्शन कवर हो गया। इसके अलावा जो है वो आप 1857 की क्रांति पढ़ लेते हैं तो 1857 की क्रांति से भी खूब सारा क्वेश्चन जो है वो आपका आएगा। इसके अलावा ज्यादा नहीं कुछ करना है। 1857 की क्रांति के बाद आपको गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय, जैसे पहले गवर्नर का पद आएगा, गवर्नर का पद ही प्रमोशन करके और गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा, ये सब आप पढ़ लेंगे, वाइसराय पढ़ लेंगे, ये सारा कुछ कर लेता है। लोग को ये भी नहीं समझ में आता है, कभी अगर एक हेस्टिंगस कहीं लिख जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंगस, और एक जगह लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस, तो ऐसा लगता है कि हेस्टिंगस ही वारेन हेस्टिंगस, अपना दिमाग लोग लगाता है। ये दोनों में डिफिकल्ट भी नहीं समझ में आता है, तो इसको आपको कड़ी दर कड़ी और एक सीक्वेंस से और इन गवर्नर जनरल से संबंधित अन्य भारतीय पक्षों को हम लोग पढ़ेंगे, तब जाके ये सेक्शन आपका ठीक होगा। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण हैं। एक आपका जो है 1885 से 1905, जब बंगाल का विभाजन नहीं हो जाता, फिर बंगाल विभाजन के बाद से कहीं ना कहीं ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण माना जाता है। कब तक? जब तक कि गांधी युग की शुरुआत नहीं हो जाती। अब 1919 के आसपास में गांधी जी का प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है और ये तीसरे चरण में मुख्य रूप से गांधी जी की ही लहरें चलेंगे। तो इस तरह से आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को 3 चरणों में बांट करके पढ़ लेंगे। लोग इस तरह से टॉपिक वाइज पहले भी पढ़ते थे, अभी भी लोग पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद भी एग्जाम में जाते हैं, हालांकि एग्जाम देने वाले लोगों को सबको घबराहट होती, कितना भी आप तैयारी करके जाइएगा तो कुछ मन में जो है वो सस्पेंस तो बना ही रहता है, क्या होगा नहीं होगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या हम पढ़े उससे आएगा कि नहीं आएगा, ये हेजिटेशन जो है वो बना रहता है। लेकिन आप जाते हो, इतने मेहनत करने के बावजूद भी कुछ क्वेश्चन, हम कुछ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, चूंकि इतना मेहनत किए तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपसे आएगा ही और बन भी जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि लगता है कि भाई अब पेपर फाड़
देंगे लेकिन खुदे फट जाते हैं। लगता है कि क्वेश्चन कहां से आ गया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस, ये तो कोई नहीं पढ़ाता है जी। समझ रहे बात ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कोई पढ़ाएगा, सेम टू सेम डेटा वाला नहीं। कुछ आजकल के प्रश्न लॉजिकली बन रहे हैं, जो भी चीजें आप पढ़े हैं इसी में से एक थॉट निकाल करके रहेगा, अलग से कुछ नहीं होता, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं है। लेकिन आपको एक कड़ी एक चेक करेगा कि आप किस तरह के समझ बनाए। तो इन टॉपिकों को एक क्रमवार सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। अब इसको पढ़ा कैसे जा सकता है बढ़िया तरीका से, यही हम आपको आज के तरीका बताएंगे। आप 8 में 8 कर रहे हैं तो इसका मतलब ये खेल नहीं है, तो कोई भी हम आपको एक सिलेबस दे ही दे, एक दायरा, और यही दायरा है बीपीएससी का, टीआरई का भी यही दायरा है। अगर ये करते हैं तो आप में 8 में 8 आ जाएगा। लेकिन 8 में 8 लाना जितना आपको बता रहे हैं उतना इजी भी नहीं है। अब ये 8 में 8 कैसे आएगा, आप खुद अभी कुछ देर आप देखेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि 8 में 8 आएगा कैसे। अब ध्यान से सुनेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई है। अब हम लोग इतिहास के कुछ विभिन्न पक्षों की बात करते हैं और उसके बाद जो होता है हम इसके ऊपर में आएंगे। तो अब ये बच्चे वाली बात जो है वो अब यहाँ करने की कोई जगह नहीं बच गई है कि भाई इतिहास क्या है, इतिहास के जनक हेरोडोटस है, ये सारी बातें जो है वो आपको समझना नहीं है। हाँ, लेकिन एक बातें आपको जरूर आपको शुरू रूबरू कराना चाहेंगे, उसके बाद जो है हम स्लाइड के ऊपर में बढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो आप आज जान पाए। चलिए पहले स्लाइड ही दिखा दे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे, क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमारा जो सिलेबस है वो आधुनिक भारत का इतिहास है। लेकिन इसको समझने से पहले जब हम शुरुआत ही किए इतिहास से, तो देखिए टीआरई में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं टीचर के लिए कि जो उस विषय की उन्हें क्या है नहीं वो नहीं जानते। हो सकता है कि वो साइंस बैकग्राउंड से है और कॉमन पेपर में तो उनको हिस्ट्री भी पढ़ना है और पहली बात ही शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत होता है। तो जो जानते हैं बस कुछ देर आप वेट कर लीजिए, बाकी उन बच्चों के लिए बताए। अगर कोई कहे ना कि इतिहास क्या है, बहुत सारे लोग इतिहास में डेट को लेकर के डरते हैं। हाँ, मानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ज्यादा डेट का भी लोचा है ना, तो ये है। लेकिन आप एक सीक्वेंस से कहानी पढ़ेंगे तो डेट अपने आप आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए कोई भारी बात नहीं। कोई भी एक डेट आपको अगर मिलता है, 1914 हो चाहे 1918 हो, कोई भी अगर आप डेट लेते हैं ओवरऑल, ये तो हमें दो डेट भुला गया, कोई भी डेट लेते हैं, लेकिन उससे संबंधित डेटों से संबंधित बहुत सारे जब आप घटनाओं के बारे में आप पढ़ते हैं तो आपको कई घटना आपको याद होगा, तो एक डेट याद करने के लिए आपके दिमाग जोर नहीं देता है, वो ऑटोमेटिक आपका दिमाग में वो डेट सेट हो जाएगा। आप उसके पीछे उसके उस समय काल के में क्या क्या घटनाएं हुआ उस पे आप पकड़ बनाइए, उसको पढ़िए, डेट अपने आप याद हो जाएगा। समझ रहे बात ना। और बार बार रटिएगा, 55-56 में संथाल हुआ। आप 5 गो विद्रोह अगर लाइने से लिख लिए, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, तो कोल मुंडा में घुस जाएगा कि कौन केने घुस जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन आप बहुत बढ़िया से एक एक विद्रोहों को आप पढ़ लिए कि कैसे जो है कि एकदम आ रहा है विदेश से भाई फ्रांसीसी बुकानन और राजमहल के पहाड़ियों में एंट्री लिया तो देखा कि वाह ऐसा तो सरसों कुछ नहीं। देखो पूरी घटना कैसे संथालियों को बसाया गया और फिर कैसे संथालियों को जो जमीन अंग्रेजों ने दिया दीवाने को, उसको कैसे हटा, मतलब ये हम बात बता रहे हैं। पूरी कहानी को पढ़ेंगे और फिर वो बगावत करेंगे, जब उनके हक छीने जाएंगे, अंग्रेजों से वो लड़ेंगे, विद्रोह करेंगे। तो ये वो इतनी कहानी पढ़ने के बाद एक छोटा सा डेट जो 1800 भाई 55-56 के दौरान, और ये सिद्धू मांझी कान्हू चांद और भैरव, ये सब आप खाली पढ़ रहे हैं। समझ रहे बात ना। तो ये आप याद रखेंगे, रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर बात करें कि इतिहास है क्या, तो आप सब जानते हो कि बीती हुई घटना को इतिहास, ये सब बात पुराना हो गया। आइए लेटेस्ट वर्जन में, आप सीनियर बच्चे हैं तो 2 बातें आपको याद रखना होगा। यही चीज आपको बाद में बच्चों को भी अगर पढ़ाने के लिए मिल जाएगा तो आपको ध्यान से सीखना है। देखिए 2 बातें याद रखें। हमारा इतिहास कब से आ रहा है कोई नहीं जान रहा है ना। हम लोग जो भी समय मानते हैं उसे कहते हैं अज्ञात समय। कौन सा समय? अज्ञात, जिसकी जानकारी ही नहीं है। सर बात ना, कोई लोग पाषाण से मानता है, कोई लोग पाषाणों को कुछ मानेगा, कोई लोग कुछ मानते हैं, तो ये दिक्कत है, हम नहीं जानते। तो अज्ञात समय, अज्ञात से लेकर के आज तक, याद रखेंगे, अज्ञात से लेकर के आज तक। या फिर इसके लिए और वर्डिंग दे सकते हैं आप कि प्राचीनतम से लेकर के, याद रखेंगे, प्राचीनतम से लेकर करके और नवीनतम तक, याद रखेंगे, प्राचीनतम से नवीनतम तक के बीच में, याद रखेंगे। कोई भी अगर सार्वजनिक घटना घटी हो, याद रखेंगे, चाहे वो राजनैतिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक, आर्थिक या फिर सांस्कृतिक, अगर पक्षों में परिवर्तन हुआ है तो वो इतिहास है। समझ रहे बात ना। अब ये मतलब ऐसा नहीं हो कि अगर हम चल रहे हैं हमारा पैर टूट गया तो ये कोई घटना सार्वजनिक हो गया। समझ रहे बात ना। सार्वजनिक का मतलब पूरे देश में उसकी चर्चा निंदा होना चाहिए भाई। अब मान के चलो कि आज खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए
कि नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं कहीं दौरा पे दूसरे देश, आज चलिए जहाजिए उड़ गया, समझ रहे बात ना, या फिर कुछ उनका हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी अगर हो गया और उनकी मृत्यु हो गई, तो वो एक क्या बन जाएगा, तो वो इतिहास हो जाएगा। महात्मा गांधी जी जो है अगर उमर जाएंगे या उनका जन्म हुआ, इतिहास हो गया। आपका जन्म थोड़ी ना इतिहास हो जाएगा। तो ये सार्वजनिक घटना होनी चाहिए, याद रखेंगे, कैसी घटना, सार्वजनिक घटना। तो अज्ञात समय से लेकर करके आज तक कहेंगे, और नहीं तो प्राचीनतम से लेकर नवीनतम तक के बीच में घटी सार्वजनिक घटना को ही क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इतिहास कहते हैं। ये बच्चों वाली बात है और इसके जनक हेरोडोटस है ना। अब देखिए सीनियर चीजों आप भाई पढ़ रहे हैं लेवल का, तो ये सब बातें आपको मुख्य रूप से जानकारी में होनी चाहिए, लेकिन फिर भी छोटी सी छोटी बातों को भी हम लेकर के चलेंगे, है ना, घबराना नहीं। चलिए अब मुख्य रूप से अपने सेंटर पे आते हैं। कहा जाता है कि पाषाणों से मानव जो है वो कहीं ना कहीं अपना धीरे धीरे अपना विकास करने लगता है। तो पाषाणों के क्रम से आप देखेंगे कि पाषाण काल यानी पत्थरों का काल है। मानव अपने औजारों में भी पत्थरों का ही इस्तेमाल कर रहा है, पत्थरों के ही गुफा में रह रहा है। मतलब इस समय मुख्य रूप से उनके जीवन के आधार में एक चीज आधार के रूप में, ढाल के रूप में है, वो है पत्थर, जिसे पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल से देखेंगे कि धीरे धीरे पाषाण का काल खत्म होते होते नवपाषाण आते आते मानव खेतीबाड़ी करना सीख जाएगा, और उसके बाद एक सिविलाइजेशन भी भारत में बसा लेगा, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद वो सभ्यता बनती भी है, उस सभ्यता एक समय के बाद कैसे नष्ट हो जाती है उसका कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिल पाता। और फिर वैदिक काल आता है। वैदिक काल जो कि वेदों का काल कहलाता है, उसमें 4 वेदों की रचना होती है। उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल आते आते कोई भी छोटे जो जगह है वो बड़ा होने लगता है, जनपद के रूप में ऐसे बढ़ करके, और फिर जनपद जो है उत्तर वैदिक काल के बाद जो है महाजनपद के रूप में बदल जाता है। कई अलग अलग राज्य आने लगते हैं और धीरे धीरे वो राज्य साम्राज्य के रूप में भी कन्वर्ट होते हैं। उसी साम्राज्य में से एक साम्राज्य उभर के आता है, मौर्य साम्राज्य, और ऐसे ही क्रम बढ़ते चली जाती है और मौर्य साम्राज्य नष्ट भी हो जाता है, गुप्तों का काल आ जाता है। इसी काल में मंदिरों का भी निर्माण शुरू हो जाता है गुप्तों के काल से, है ना। कई बड़े बड़े शासक आएंगे, नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर तमाम तरह की चीजें होंगी। मतलब आपको कहने लगे कि पाषाण पत्थरों के काल से जो मानव जो आया, ये याद रखेंगे। और ये जब तक भारत के अंदर में, याद रखेंगे, जब तक भारत में जो है वो मुस्लिम का आक्रमण नहीं हो गया, मान के चलो ये भारत है, ऐसे तो आप आराम से बनाएंगे तो उसमें अलग से चीजें बात हो जाएगी, ठीक है। ऐसी बातें नहीं है कि अगर बनाए तो नहीं बनता है, लेकिन एक डायरेक्ट समझा रहे हैं आपको, ठीक, कि अगर भारत में सिंध के देवल में जब तक मुस्लिम का आक्रमण नहीं हुआ तब तक का इलाका, मतलब मुस्लिम के आक्रमण से पहले और पाषाण काल के बाद, ये जो समय काल है ये भारत का प्राचीन इतिहास कहलाता है। तो पहले आपको समझना, हम आपको पढ़ाएंगे नहीं प्राचीन भारत का इतिहास, कोई फायदा ही नहीं है, वहां से क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। और थोड़ी बहुत बौद्ध धर्म, जैन धर्म अगर यहाँ से छुएगा भी तो हम आपको आराम से बता देंगे। ये सब बड़ी चीज है, 2-3 क्लास में, एक क्लास में बौद्ध धर्म, एक क्लास में जैन धर्म, बेसिक बात आता है, आराम से आप कर लेंगे। अब ध्यान सुनेंगे, तो ये प्राचीन काल हो गया जनाब। क्या हो गया? प्राचीन काल। मतलब पाषाण काल के बाद से जो है वो आपके, जब तक भारत में इस्लाम का आक्रमण नहीं हुआ है, और इस्लाम का पहले आक्रमण होगा, धीरे धीरे इस्लाम लोग आने लगेंगे, वो लोग अपना एम्पायर खड़ा करने लगेंगे, ठीक है। तो ये प्राचीन काल। अब जब मुस्लिम का आक्रमण हुआ, पहला जो आक्रमण, जो आप कासिम का आक्रमण, 17 साल का लौंडा जो है वो सिंध के देवल प्रांत पे अटैक करते हैं। दाहिद का इलाका था, पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो चीजें यहाँ पे क्या है कि एक लेवल की बात हो रही है। तो जहां पे अगर आपका काम का चीज है उस पे टू द पॉइंट बताया जाएगा, समझ रहे बात ना। लेकिन नहीं है, इस सबसे अभी कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग केवल आपको हल्की फल्की बातें समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। आज आपको एक समझाना है, सिलेबस का दायरा नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं, आपको हम यहाँ समझा नहीं रहे, जो आपका सिलेबस है उसको पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस्लाम के बाद जब इन लोग का आक्रमण के बाद ये लोग रहने लगते हैं, काफी संख्या में ये लोग जो है वो पश्चिमी साइड से, जो ईरान का इलाका है, अफगानिस्तान के क्षेत्र है, उधर से बहुत सारे लोग आने लगे। इसमें विद्वान भी आएंगे, यात्री वगैरह भी आएंगे, यात्री भी बहुत सारे ग्रंथ लिखेंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये कब तक सिलसिला चलते रह गया कि जब ये लोग दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर भी चलाने लगे, अब दूर दूर तक, संपूर्ण दूर तक इनके इलाका लगने लगेंगे। और फिर उतने में ही एंट्री होती है यूरोपीय कंपनियों का। मतलब एक ऐसा टाइम कि उस समय में यूरोप के कई कंपनियां जो है वो भारत के तरफ में व्यापार से होने वाले लाभों को देखते हुए वो खींचे आ रहे थे।
जिसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, जिसमें आप पुर्तगाली के बारे में पढ़ते हो, डचों के बारे में पढ़ते होंगे, है ना। बहुत सारी कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके तमाम कंपनियां, तो ये सब यूरोप की ही कंपनियां हैं। चाहे वो पुर्तगाल की बात करें, चाहे स्पेन हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, डच, सब जो है वो आपके कहीं ना कहीं जो है यूरोप का ही पार्ट है। डच किसको कहते हैं? तो नीदरलैंड को ही डच कहते हैं। समझ रहे बात ना? तो ये ध्यान से सुनेंगे। तो ये लोग जब तक नहीं आते हैं और मुसलमान का आक्रमण होता है, तो ये लोग के आने और मुस्लिम के आक्रमण के बीच का जो शासन काल है वो इंडिया के अंदर में उसे मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास। समझ रहे बात ना? यानी आप समझेंगे मध्यकालीन, याद रखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसको मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं। ठीक, अब ये लोग आ जाते हैं तो भारतीय कहीं ना कहीं रहन सहन, खान पान, सभी चीजों में बदलाव। हमने कहा है कि इतिहास कोई डेट से चेंज नहीं होता। हालांकि हम लोग कई डेट लेंगे कि ये मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा, इसके बाद जो है वो आपका, इससे पहले प्राचीन, इसके बाद मॉडर्न, और उसके बाद जो है वो आज कहीं ना कहीं हम लोग उत्तर आधुनिक काल में है। तो ये एक डेट तय तो करता है, लेकिन कभी भी अगर कोई आपसे पूछा जाएगा कि क्या कोई डेट तय करता है इतिहास को बदलने में, तो नहीं। उसका जवाब आएगा कि नहीं। इतिहास तब नहीं बदलेगा जब तक किसी न किसी उसके सांस्कृतिक, उसके आर्थिक, उसके राजनीतिक, सामाजिक पक्षों में बदलाव नहीं हो जाते। तो देखिए यहाँ पे बदलाव हुआ कैसे भाई, कि हम लोगों का खान पान कुछ अलग था। मुसलमान लोग आए, वो लोग अरब से, तो उनकी पहनावे अलग थे। इस्लाम जो थे वो अरब से आए थे, तो वो रेगिस्तान में रहते थे, वो कुर्ता पैजामा लुंगी पहना करते थे, ताकि एकदम हवा जो है कि भीतरिया फर फर लगे। समझ रहे बात ना? क्या कि गर्म इलाका में रहते हैं। और जब भारत में आए वो लोग, और लोग लुंगी पहनते थे। हम लोग के यहाँ भी कराके कि हम लोग ऐसा भाई ये इलाका में पढ़ते हैं कहीं ना कहीं, आप ज्योग्राफिकल दृष्टि से देखेंगे तो भारत में गर्मी के टाइम में भी कड़ाके की गर्मी पड़ती है ना। अगर एकदम उत्तर वाला इलाका छोड़ दीजिए, एकदम सबसे उत्तर वाला जम्मू कश्मीर इस सब वाला, तो नीचे पंजाब के नीचे से आपका लगभग इलाका में भारत में गर्मी के टाइम में भयानक गर्मी पड़ती है। तो अरब वाले जो इस्लाम लोग आए थे वो लोग लुंगी थे, तो भाई उनके देखा देखी लोग लुंगी पहना, और लुंगी पहना तो हवा झर झर लगे लगा, तो हवा खूब लगे लगा। हम एक बात बताते हैं, तो लगा कि तो बड़ा कंफर्टेबल है, तो कंफर्टेबल देख करके लोग ने इस्लामी लोगों का नकल करना। उसी तरह से उनके ड्रेस कुछ न कुछ भारतीय लोग जो कि पहले इस तरह से नहीं पहनते थे, उनसे कुछ वो पहनने लगे और कुछ भारतीयों की तरह वो भी पहनने लगे। उसी तरह से वो लोग कुछ बोलते थे और हम लोग कुछ बोलते थे। तो इसी तरह से जो है वो कहीं ना कहीं अरबी है और आपका फारसी है, इन सबका मिलन हिंदवी के साथ हो गया, हिंदी के साथ हो गया, और ऐसे कई दो भाषाओं मिल करके उर्दू नया भाषा बना लिए। तो कहीं ना कहीं रहन सहन भी प्रभावित होने लगे, खान पान भी प्रभावित होने लगे। तो जब हमारा कल्चर, जब हमारा समाज, इन लोग का साम्राज्य भी लिया है दूसरे, और इन लोग के साम्राज्य में कोई भी दिल्ली सल्तनत है, मुगल एम्पायर में, तो इस समय इनके दस्तूर नियम भी अलग हुआ करते थे। तो इस तरह से कई पक्षों में परिवर्तन आ गए। तो समझिए कि इनके आने के बाद परिवर्तन देखा गया, तो इतिहास का फेज बदल गया। इसको मध्यकालीन में कहते हैं। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ ही रही होगी। फिर यूरोपीय कंपनियों की तरफ अगर बात करते हैं, तो ये लोग जब यूरोप वाले लोग आए, तो ये भी कुछ नया हम लोगों को, या तो वो लैंग्वेज की बात करेंगे, भाषा की बात हो, चाहे वो खान पान की बात हो, पहनावा ओढ़ावे की बात हो, सभी पक्षों में धीरे धीरे परिवर्तन आ गया। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो राज्य वगैरह होते थे, पहले मुगलों का राज होता था, तो इन लोग जैसे जैसे कई कंपनियां आए, और इन लोग कई कंपनियों में आपस में ही संघर्ष भी हुआ, और इन संघर्षों के बावजूद एक कंपनियां जो आगे उभर करके आई, उस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की है कि इन लोग का जब शासन आ गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी राजनीतिक चीजों में बदलाव आ गया। तो ये यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के जब तक देश की आजादी नहीं होगी, बीच में ये लोग शासन भी करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर हम लोग पे इतना ज्यादा शोषण करने लगेंगे कि हमारे यहाँ में जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना बढ़ेगी। और राष्ट्रवादी भावना का प्रचार के बाद परिणाम क्या निकलेगा कि फाइनली जो है हम लोग बहुत मशक्कत के बाद हमारी देश आजाद हो जाएगी। तो देश यूरोपीय कंपनियों के आगमन और देश की स्वतंत्रता यानी 1947 ईस्वी तक का बीच का जो हिस्ट्री है अपना, वही है आपको आधुनिक भारत का इतिहास। याद रखेंगे कौन सा इतिहास? तो आधुनिक भारत का आपका क्या हो जाएगा? इतिहास हो जाएगा। और आपको पढ़ना कौन है? तो बस आपको यही पढ़ना है, बस इसी पे आपको फोकस रखना है। मतलब यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, ध्यान रखेंगे, आपको देश की आजादी तक की बातें आपको मुख्य रूप से पढ़ना है। हालांकि इधर भी बातें आ जाते हैं। ये स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद से आज वर्तमान टाइम की अगर बात करें, तो इसे इतिहास में कहते हैं उत्तर आधुनिक बाद। याद रखेंगे क्या कहते हैं? तो उत्तर आधुनिक, याद रखेंगे, बाद या उत्तर आधुनिक भारतीय इतिहास के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो ये आजादी के बाद की बात। तो मुख्य रूप से आपका जो एक सिलेबस है, आपको ये दायरा होना चाहिए कि यही है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि इंडिया की अगर बात कर लेंगे, तो इंडिया के अंदर में जो है
हम यूरोपियों के कंपनियों जब पढ़ेंगे तो उससे पहले भारत में इस्लाम लोग आ चुके हैं, वो अपनी साम्राज्य विकसित कर चुके हैं, तो वो साम्राज्य उनके कहीं ना कहीं ऐसे शीर्ष पे जाएगी भी और फिर उनका विघटन होने लगेगा और इन लोगों के आने के बाद इनका क्या होगा, विघटन, और फिर इनकी जो है वो अपने कहीं ना कहीं राजनीतिक चीजों में बदलाव देखे जाते हैं ना, मतलब वो अपने हिसाब से शासन व्यवहार शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इस्लाम के भी आने से पहले आपको याद रखना है कि भारतीय कल्चर था जिसे प्राचीन भारत का इतिहास कहा जाता है। ठीक है, तो प्राचीन के शिक्षा नहीं पढ़ने, मध्यकालीन नहीं पढ़ने, आपको पढ़ने केवल आपका मॉडर्न हिस्ट्री। कई लोग ऐसे होते हैं कि दरोगा के एग्जाम में जाएंगे, मजा आता है, चूंकि एनसीईआरटी चालू हो जाता है, अब पूरा वेद उद मंत्र ये चलने लगता है, प्राचीन काल, खूब मजा आता है। अब ये बड़ा इजी है, टीचर भी बहुत सारे लोग टॉपिक बाय टॉपिक जो खेल करते हैं वो एकदम मारेंगे बौद्ध धर्म, एकदम बौद्ध गौतम बुद्ध के जन्म मृत्यु ये है, घोड़ा है, एकदम इतना 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया, एकदम 35 साल में ज्ञान प्राप्ति हुआ, पहला गुरु ये मिल गए अलार कलाम, दूसरा गुरु रुद्र रामपुर, करे मजा आता है, बच्चा को भी याद हो जाता, लगता है वाह एकदम जा रहा है। ये पूरा काड़ा से काड़ा जैन धर्म बौद्ध धर्म के सिद्धांत लोग पढ़ा देते हैं, एक दो क्वेश्चन आता है ना तो कभी वो गायब हो जाता है, समझ रहे बात ना, तब बड़ा दिक्कत होता है। इसीलिए आपको मुख्य रूप से निकाह जो है वो एकदम रखना है किस पे, आधुनिक भारत का इतिहास पे, और यही आपका आधुनिक भारत का इतिहास है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के आपका स्वतंत्रता प्राप्ति। क्या यही पे खत्म हुआ? नहीं, आज सारे स्लाइड में केवल आपको एक परिचय दिया जाएगा और उसके बाद हम लोग एक एक चीज जो है वो बैच के अंदर में आराम से पढ़ेंगे। बैच से संबंधित बातें बता दे, जो बीपीएससी टीआरई के लिए है, सीरियस बच्चा है वही बैच में जुड़ेंगे। फिजिल यूट्यूब पे बहुत सारे पढ़ाने वाले हो जाएंगे जो कुछ कुछ वादा करेंगे कि एकदम फ्री में चलेगा, कुछ दिन जाकर के वो डिमोरलाइज हो जाएगा, मतलब टाइम टू टाइम आएगा चाहे नहीं आएगा। बैच में भी क्लास को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई चीज शुरू हो जाता है तो शुरू करने के समय में तो बहुत एनर्जी होता है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन वो धीमे पड़ जाता है, लेकिन फिर भी बीच बीच में कुछ राशि आते रहते हैं तो टीचर में एनर्जी बरकरार रहता है, सारा मैनेज कर करके उसको एक अंतिम पड़ाव पर जो है वो हम लोग दे देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यूट्यूब पे अगर स्टार्ट हो जाता है तो 2-4-5 क्लास हुआ, उसके बाद वो क्लास पता कहाँ चले गया, क्या ध्येय था, क्या मोटिव था, टीचर अपने भूत लाए ले, अपने दुनिया में दूसरा कुछ नया चीज चालू हो गया, तब समझ रहे बात ना। तो ये रही, सीरियस बच्चा है, हमारे यहाँ बहुत कम ही होता है, तो उनको बता दें कि अगर आपको तरीका पसंद आ रहा है, बाकी जानकारी यहाँ कुछ नहीं दे रहे, जानकारी जब देंगे आपको एक सीक्वेंस में दिया जाएगा जहां से आप नए प्रश्नों के लिए तैयार हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ पढ़ने में यहाँ पे लाभ मिला। आपको बता देते हैं हमारे यहाँ एक बैच आपका ये बीपीएससी टीआरई के लिए स्पेशल 8 में 8 अंक आपको लाने का मुख्य रूप से प्रयास है ना, और उसमें आपको बता दी ये हमारा गांडीव बैच है। गांडीव समझते हो ना, अर्जुन के पास में एक भाई बाण है, वो ऐसा वाला है ना जो बार बार निकाल रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, आप लोग देखे होंगे पुराने में, तो वही बात है। यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन अगर आप पढ़ लेंगे तो इतना आपके अंदर में जो है से कि ज्ञान आ जाएगा कि आप कहीं भी उसको भान जाते रहेंगे, ये बढ़ता ही रहेगा, आपको खत्म नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि बहुत चीज हम जान रहे हैं, समझ रहे बात ना। क्योंकि इसको जनाने के लिए पीछे का भी बैकअप आपको कुछ ना कुछ बीच में समझाते रहेंगे, वो लिखाएंगे नहीं चूंकि आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा वही लिखाएं। आपको बता दें शॉर्टली में, उतना हम मोटा मोटी पृष्ठभूमि नहीं बांधे तो डायरेक्ट आपको बता दें कि 199 रुपया में अगर आप चाहते हो कि 8 में 8 अंक अगर हिस्ट्री का उठा ले तो 199 में बैच होगा, केवल उसी की बात होगा, बाकी कुछ भी बात नहीं होगा। 199 रुपया में आपको बैच में क्लासेस के साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी दे दिए जाएंगे, समझ रहे बात है ना। तो ये दोनों बात आपको मिलेगा मात्र और मात्र 199 में। कैसे मिलेगा? तो मेरा नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिखिए 8825 और 3765 और 51, ये मेरा कॉल या व्हाट्सएप नंबर है। ज्यादा मैसेज वो करना नहीं है आपको, इस नंबर पे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा सर हमें गांडी बैच या हिस्ट्री का टीआरई वाला बैच लेना है, ठीक है, और आप का ये हम इधर से कुछ रिप्लाई कर देते हैं, उसके बाद आपको इसी नंबर पे 199 रुपया जो है वो पेमेंट कर करके उसका स्क्रीनशॉट गूगल पे या फोन पे का इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन का आपको लिंक दे देंगे और लिंक देके डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्टर हो जाइएगा। उसमें कोई परेशानी आएगा तो हम आपको स्वयं गाइड कर देंगे, ठीक है, रजिस्टर होने में बता देंगे सारे कुछ। उसमें आपको सीक्वेंस में क्लास मिलेगा, एकदम क्रमवार, आप उसमें क्रमवार आप तैयारी कर करके आप 8 में 8 अंक जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और आपको सूचित कर दे कि कोई बच्चा ये नहीं करेगा आओ भाव देखने के लिए, उतना किसी के पास टाइम नहीं। हम भले ही आपके लिए साधारण शिक्षक लग रहे हैं, लेकिन ये यकीन मानिए कि टाइम हमारे पास भी नहीं होता है, समझ बात ना। क्योंकि मुख्य रूप से 80 अंक का हमारे यहाँ संगीत का भी बैच चलता है, तो संगीत का बैच है, संगीत से रिलेटेड कुछ यूट्यूब पे मॉक कराने हैं, उसके बाद हम लोगों का एक अच्छा खासा स्कूल का टाइमिंग हो जाता है,
तो 7-8 घंटा स्कूल के टाइमिंग में ही खपत हो जाता है ना। और इसके अलावा अगर इस बैच पे हम लोग काम कर रहे हैं तो इसमें भी टाइम निकालना होता है, बीच बीच में यूट्यूब पे कुछ प्रश्नों का मॉक कराना ऑब्जेक्टिव के दायरा से, और मुख्य रूप से थ्योरी वाला सेक्शन वहां पे पढ़ाना। तो समझ रहे बात ना, तो इसीलिए चिड़चिड़ाइएगा नहीं, तो हम प्यार से आपसे बात करें, समझ रहे बात ना। आपको करना क्या है, सीधे पेमेंट करना, नहीं लेना तो ये नहीं, कोई ये नहीं कहेगा कि सर ट्रायल के लिए दीजिए ना, कुछ सर पीडीएफ भेजिए ना पहले से, ये सब के लिए कोई नहीं करिएगा। आप बेकार में समय अपना भी बर्बाद करिए, इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपको डायरेक्ट अगर सीरियस रहिएगा तो आप इस नंबर पे संपर्क करके 199 रुपया देके एप्लीकेशन से जुड़ के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और पेमेंट के बाद ही आपको एप्लीकेशन का लिंक देंगे, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये नहीं कि सर एप्लीकेशन का लिंक भेजिए, पहले डाउनलोड करेंगे, पहले ये करेंगे और हमको पगलेते रहिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोई कॉल वाला आदमी नहीं रख ले हैं कि एप्लीकेशन डाउनलोड करा के ये वो करते रहेंगे या बार बार आप कॉल करके हमको परेशान करिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी सुविधा के लिए नंबर है। अब ध्यान सुनेंगे, आधुनिक भारतीय इतिहास को कैसे पढ़ा जाए, तो हम लोग एक सीक्वेंस इसीलिए डिजाइन किए हैं यहाँ पे, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। आपके हर वो सोच इस तरह से बनते चला जाए कि टॉपिक बाय टॉपिक तो पढ़ेंगे ही भाई, जैसे सब जगह पढ़ते हैं, लेकिन इस हिसाब से ऐसे क्रम में उसको पढ़ेंगे। कई लोग क्या करेंगे, 1857 की क्रांति ऊपर लिखा देंगे सिलेबस में, कई लोग जन आंदोलन को, जैसे हम ही आपको आज जन आंदोलन को ऊपर लिखा दिए, ये आगे पीछे करके आपका क्रम बिगाड़ देंगे। तो यही क्रम को अगर जो बैलेंस कर करके पढ़ लिया, और स्टेटमेंट टाइप का, ये नहीं कि केवल सूचना लेते जा रहे, उससे रिलेटेड इर्द गिर्द की बातें अगर आप समझते चलते हैं, तो अगर कथनात्मक वाले आजकल खूब प्रश्न आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाला, तो ऐसे कई अगर कितना भी कहे कि इनमें से सत्य है, ये है, 5 गो बड़का लंबा लंबा ऑप्शन देले है, तो आप घबरा जाते हैं। तो अगर सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो वो चीज बड़ा इजी लगेगा, यकीन मानिए, मुस्कुराइएगा, समझ रहे बात ना। तो इसके लिए क्रम से पढ़ना होगा। कैसे आप देख सकते हैं, देखिए हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहले पुर्तगाली आता है, और पुर्तगाली में वास्को डी गामा 1498। तो कहीं ना कहीं यहां से हम लोग जो है मुख्य रूप से आधुनिक भारत की इतिहास करेंगे। हालांकि पहले बताए हैं कि ऐसा नहीं होता है कि आधुनिक या प्राचीन कोई डेट से निर्धारित होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोगों को एक मोटा मोटी डेट जो है वो रखना है। तो आप मान करके चलिए कि ये आपका भाग 1 है, भाग 1 में जो है यही सारे सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। ये 1498 से लेकर के ये 1757 की क्रांति जब तक अपना नहीं हो जाता है तब तक, 1757 की क्रांति आते आते, क्योंकि यहाँ पे कई कंपनियां यूरोप से आएंगे, लेकिन इन कंपनियों में आपस में संघर्ष होगा। संघर्ष के बावजूद अगर कोई कंपनियां भारत में राज करने के कगार पे आ जाती है, उस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बहुत बढ़िया मौका बंगाल के इलाका में कब मिलता है, जब बंगाल के नवाबों को वो पराजित कर देता है 1757 में। और इसमें हम लोग देखेंगे कि 1757 में जो प्लासी की क्रांति हुआ, ये ध्यान सुनेंगे, अंग्रेजों को भारत के सरजमीन पे एक पैर पसारने का एक जगह एक मौका मिल गया, समझ रहे बात ना। तो ये 1757 में, हालांकि इसमें आप देखेंगे चीजें पढ़े होंगे कि कहीं ना कहीं मीर जाफर का ये कहीं ना कहीं गधा का, क्लाइव का ये गधा कहलाता है भाई। क्लाइव का गधा कौन कहलाता है, तो मीर जाफर कहलाता है, इतिहासकार उसे कहते हैं। चूंकि रॉबर्ट क्लाइव की बातें जो है वो मीर जाफर मान लेता है, और मीर जाफर बंगाल का सेनापति हुआ करता था उन दौरान, और सिराजुद्दौला को बंदी बना लिया जाता है, और बंदी बना करके किसी तरह से बंगाल वाला जो इलाका है भारत में, तो बंगाल सेक्शन पे पहले अंग्रेजों का उपनिवेश जो है वो स्थापित हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे, और कहीं ना कहीं ये पहले हम लोग उपनिवेशवाद के बारे में जानेंगे, तो पहले साम्राज्यवाद आपको समझाएंगे, साम्राज्यवाद के बाद ही उपनिवेशवाद आता है, तो दोनों में आपको अंतर भी बताएंगे। लेकिन पहला उपनिवेशिक शहर जो है वो बंगाल ही बनता है, और यहां से अंग्रेजों को भारत में पैर पसारने का एक मौका मिल जाता है, ठीक है। ध्यान सुने, इधर अंग्रेज जो है वो प्रभाव में नहीं रहेंगे, लेकिन 1757 की क्रांति जो कि प्लासी का क्रांति है आपका, इसके बाद अंग्रेज जो है वो काफी प्रभाव में आ जाएंगे। और इससे प्रभाव में आने के बाद जो है इधर हम लोग कई चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि जब बंगाल पे कब्जा करने के बाद देखते ही देखते एक एक प्रांतों को अंग्रेज जो है वो जीतने लगेंगे, और तमाम अलग अलग इलाका में संधि करने लगेंगे, और धीरे धीरे बंगाल में अपना गवर्नर को गवर्नर जनरल, और बंगाल के गवर्नर जनरल को फिर ये इंडिया का गवर्नर जनरल पेश करने लगेंगे, और फिर एक टाइम में इंडिया के गवर्नर जनरल का पद प्रमोशन करके वाइसराय भी कर दिया जाएगा। समझ रहे बात ना। ये सारी गतिविधियां मैं आपको बता दे, ध्यान से सुनेंगे कि इस दौरान अगर बात कर लेंगे तो बंगाल में गवर्नर और धीरे धीरे गवर्नर का पद बना रहा है। बंगाल में कई किसान जो लोग हैं, जमींदार लोग हैं, वो इनसे परेशान हो जाएंगे।
इनकी ऐसी ऐसी नीतियां आने लगेंगे, कुछ आर्थिक नीतियों के बारे में भी बात कर लेंगे, जैसे रैयतवाड़ी हो, महालवाड़ी हो, ये सब क्रम से पढ़ाएंगे, जहां तहां से आप तो पढ़े ही होंगे। तो इन दौरान क्या होता है कि बंगाल में जितने भी लोग हैं वो सब परेशान होने लगते हैं। वो जैसे जैसे एक एक रियासत को अपने अंडर में लेते जाता है, चाहे वो अवध को मिला रहा है, चाहे किसी भी इलाका को मिला रहा है, या कहीं वहां जो है से कि सहायक संधि कर ले रहा है, किसी को हड़प ले रहा है कि किसी राजा का जो है अपना औलाद नहीं हो तो लेफ्ट की नीति अपना ले रहा है, कुछ नीति अपना रहा है। तो ये सब एक एक सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे कि इनसे भारतीय लोग जो है वो कहीं ना कहीं आक्रोशित। अंग्रेजों ने किसी को नहीं छोड़ा, जनजातियों को भी क्रश किया, जनजाति भी विद्रोह करेगा। यहां तक कि जोतदार की स्थिति जमींदारों से अच्छी होने लगी, जोतदारों के ऊपर में भी लगाम लगाया। जमींदार की स्थिति जब फल फूल रही थी तो जमींदार के ऊपर में लगाम लगाया। कहीं ना कहीं चाहे वो जनजाति हो, चाहे भूमिहीन लोग हो, चाहे किसान हो, चाहे आपका जमींदार हो, या फिर जमींदार के अलावा जोतदार वर्ग का लोग हो, सबको कहीं ना कहीं अंग्रेज तंग किया है ना, और धर्म में भी टांग लगाना शुरू कर देगा। और इसी सब परेशान होकर करके हमारे यहाँ एक क्रांति 1857 में हो जाए। कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे कि क्रांति बहुत तेजी ये पकड़ लिया, इसलिए क्योंकि 1757 की जब प्लासी की क्रांति हुआ था तो उस समय भी भविष्यवाणी की गई थी कि 100 साल बाद जो है एक क्रांति होगा और अंग्रेज भारत छोड़ के भाग जाएंगे। तो इस दौरान भारतीयों को लग रहा था कि क्रांति को थोड़ा सा अगर गति दे देंगे तो आज से 100 साल पहले भविष्यवाणी हुआ है तो ये भविष्यवाणी पूरी होने वाली। और तमाम तरह के हम लोग देखेंगे कि कैसे दमदम शास्त्रागार में आखिर वो कौन आदमी है कि जो सेनाओं में ये बात फैला दिया कि आप जो भाई कारतूस का इस्तेमाल करते हैं वो गाय और सुअर की चर्बी होती है, और छावनी में जो सेना आटा का इस्तेमाल करते हैं वो आटे में जो है वो हड्डियां पिसी हुई होती है। ये बात कौन फैलाता है और कहां से अफवाह बहुत तेजी से फैलती है? और फाइनली आप डायरेक्ट पढ़ते होंगे मंगल पांडे से, है ना, कि मंगल पांडे जो है चर्बी के कारतूस इस्तेमाल करने से कहीं ना कहीं मना करता है, और मना करने के बाद एक परिणाम आता है कि वो जो है से कि पहले ही विद्रोह शुरू कर देते हैं, फिर मेरठ से आप विद्रोह पढ़ते हैं। लेकिन इन पे बहुत सारे पृष्ठभूमि है जो आपको नहीं समझाए जाते हैं, और यहाँ एक एक चीज समझाए जाएंगे, यहाँ से खूब क्वेश्चन आएंगे। ये आपका मेन टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति आधुनिक भारत में। तो हम क्या करेंगे, कड़ी को मेंटेन करके आपको पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिखो जी राष्ट्रीय आंदोलन से खूब प्रश्न आएगा और आपका शुरू कर दिए, या फिर मान के चलो कि कांग्रेस पार्टी ही लिखा दिए, ये अधिवेशन वो अधिवेशन 10-20 को अधिवेशन करा दिए, अलग अलग घटनाएं पढ़ा दिए। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। अगर थोड़ा सा घुमा के प्रश्न अगर दे देगा तो नहीं बनेगा। सब पढ़ लीजिएगा, सब रट लीजिएगा, मेहनत आपका पानी में चल जाए। तो सीक्वेंस को आप धरना शुरू कर दीजिएगा, सब क्वेश्चन बनेगा। अगर इतना के बाद भी अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो यकीन मानिए किसी और से भी नहीं बनेगा। समझ बात ना? चलिए, और तुक्का मारिएगा तो आपका तुक्का मारना और किसी और का तुक्का मारने, उसमें कहीं ना कहीं एक परसेंटेज का भी बहुत ज्यादा फासला हो जाएगा। अगर आप तुक्का भी मार रहे हैं तो 80-90% है चांस कि सही हो जाएगा। अगला आदमी डायरेक्ट तुक्का मार रहा है, उसका चांस है कि 20-30% बाई लक हो गया तो हो गया, नहीं तो गया। ध्यान सुनेंगे। तो ये फेज हम लोग देख लेंगे कि कैसे यूरोपीय कंपनी आते हैं, उसमें से एक कंपनी आगे उभर करके आ जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 की क्रांति के बाद जो है वो कहीं ना कहीं अंग्रेज भारत में धीरे धीरे करके राज शुरू कर देगा, और ब्रिटिश उपनिवेश की शुरुआत जो है वो 1757 से ही मानी जाने लगी। ठीक है, और इसके बाद इतना तंग कर देगा किसान को, जनजाति को, जमींदार को, जोतदार को, कि हम लोग परेशान हो जाएंगे। और अंतिम में एक बार हमारे यहाँ पहला जो है 1857 से विद्रोह का एक 16 सुलग जाएगा। और एक बार 1857 की क्रांति तो ऐसी हो जाएगी कि अंग्रेज ताश के किले की तरफ बिखरने लगेंगे, अंग्रेज अपना घर बार बचाने में लग जाएंगे। तो भारतीयों को लग जाएगा कि हम लोग के अंदर में वो पावर है कि हम अंग्रेज को भारत से भगा सकते हैं। मतलब अब तक क्या थे, अब बहुत सारी चीजों में देखेंगे कि जैसे जैसे यूरोपीय कंपनी अपना प्रभुत्व बनाते जा रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे वैसे जो पहले मुगल एम्पायर चल रहा था वो मुगलों का पतन हो रहा था। कैसे मुगल तमाम अलग अलग क्षेत्रों में टूट जाएंगे। जैसे मान के चलोगे कि मुगलों के सुदूर दक्षिण तक जो इसका क्षेत्र होता था, लेकिन ये क्षेत्र अलग अलग दक्षिण में इधर टूट करके कर्नाटक वंश आ जाएगा। आप कर्नाटक नहीं समझ, कर्नाटक है लेकिन ये अलग है। आजकल कर्नाटक इधर है, फिर नीचे केरल है, ठीक है। तो इधर कर्नाटक आ जाएगा, उधर में हैदराबाद हो जाएगा, इधर में बंगाल का इलाका, सब अलग अलग मुगलों के ही इलाका से टूट के अलग हो गया। इधर मराठा वगैरह आ जाएगा, राजस्थान में राजपूतों का शासन आ जाएगा। पंजाब के तरफ की बात कर ले, वो पंजाब जिसमें आपका पहले पाकिस्तान भी शामिल है, तो पंजाब में भी अगर देखेंगे तो उसमें भी अलग जो है वो सिखों वगैरह इस सब का शासन तमाम अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेगा। हरियाणा में भी देखेंगे तो जाट,
मतलब अब मुगलों वाला को समझ में नहीं आ रहा था कि दिल्ली में ही ये कुछ खास दूरी तक ही ये सिमट करके इनकी राजधानी रह गई थी और ये धीरे धीरे कमजोर हो गए। समझ रहे बात? तो यहाँ पे आपको समझना ये है, जैसे जैसे जो है वो आपका मुगल कमजोर हो गए थे और कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी अपना क्षेत्र विस्तार किया था, तो उस समय भारत के अलग अलग छोटे छोटे रियासत हो गए थे। कुछ पे अंग्रेज राज कर रहे थे, कुछ पे देसी छोटे छोटे जो है राजे रजवाड़े शासन कर रहे थे। तो लोगों की मानसिकता जो है वो अपने छोटे क्षेत्र पर ही सिमट के रह गया था। लेकिन जो अंग्रेज इस तरह तमाम अलग अलग जो आर्थिक नीतियां लाद रहे हैं और अलग अलग लोगों को क्रश कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां ही थी जो हम लोग पे ऊपर में जो कष्ट दिया, बहुत सारे शोषण जो करने लगा, उससे क्या हो गया कि हमारे अंदर में राष्ट्रवादी भावना जाग गई। और वही राष्ट्रवादी भावना जब जागेगी तो ये ध्यान से सुनेंगे, उसी के दम पे हम लोग आजाद भी होंगे। तो ये 1857 से लेकर के और 1947 जब हम लोग क्या हो जाएंगे भाई, तो आजाद हो जाएंगे। समझ रहे बात ना? तो ये बीच में हम लोग ये भी फेज हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद 1947 के बाद जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन की कुछ देन जो है वो बच जाएगी आपका, है ना, जैसे शिक्षा का व्यवस्था और गवर्नर जनरल, ये सब जो पद है उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, प्रेस व्रेस सबके बारे में, ठीक। लेकिन मुख्य रूप से आपको यही सेक्शन पढ़ना है 1498 से लेकर 1997 तक की बातें। इसमें बंगाल का इतिहास, कुछ मराठा के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, तमाम तरह की घटना, 1857 की क्रांति, अलग अलग जगह जो विद्रोह हो रहे हैं वो सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपको मुख्य रूप से जो है वो बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अगली अगर हम बातें करेंगे तो ये आपको सिलेबस जो है वो हम आपको दे चुके हैं। ये सिलेबस चाहे तो आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना तो ये पढ़ लेंगे। अब आपको यहाँ पे थोड़ी बात और समझेंगे और आज का क्लास जो है वो समाप्त हो जाएगा। शायद आप लोग अभी बोर भी हो रहे होंगे और पहला क्लास है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन बच्चा जो है वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। तो धीरे धीरे ऐप से जुड़ जाएंगे, कुछ खास लोग आ जाएंगे और उनकी तैयारी कैसे है उनको ही केंद्र बिंदु मान कर करके और क्रम से चीजों को पढ़ाएंगे, है ना। और उनके लिए चीजें मटेरियल अवेलेबल होगा, हमें जानकारी होगा कि कहां तक उनकी तैयारी है, कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है ना। तो उसके हिसाब से अब ये ध्यान से सुनेंगे। अगर आधुनिक भारत का इतिहास की अगर बात कर लेंगे तो इसमें भाग 1 भाग 2 से आप चीजों को समझ सकते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो अगर आधुनिक भारत का अगर प्रारंभ की बात कर लेंगे, जिसे आप भाग 1 में भी आप चेंज कर सकते हैं, तो भाग 1 में आप जानेंगे कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में, कौन कौन कंपनियां कब आ रही है, कहां बस रही है, क्यों बढ़ रही है, उसके पीछे के आगे पीछे के सारे कारण भी देखेंगे। इसके बाद जैसे जैसे इन कंपनियों का आगमन होगी, इन कंपनियों में आगे जो है कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ने लगेंगे, तो मुगलों का पतन होने लगेगा, ध्यान से सुनेंगे, और नए नए जो है वो राज्य कहीं ना कहीं टूट जाएंगे, जैसा कि आपको अभी हम बताएं, ठीक। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ब्रिटिश उपनिवेश का उदय जो होगा वो भाग 2 में देखेंगे। तो इसमें क्या आप मुख्य रूप से आपको समझने के लिए मिलेगा, तो इसमें आपको समझने के लिए मिलेगा, बात ध्यान सुनेंगे, कि ब्रिटिश उपनिवेश का जो उदय हो रहा है, ब्रिटिश उपनिवेश का जो उदय हो रहा है भाई, तो इसमें एक बात है, एक मिनट, चलिए यही आप समझने का प्रयास करिए। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के उदय की बात कर लेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि 1757 की क्रांति में जब बंगाल में प्लासी का युद्ध होता है और अंग्रेज जो है वो कहीं ना कहीं नवाबों को हरा देते हैं, उसके बाद से बंगाल में खुली लूट मच जाएगी और अंग्रेज खूब कोशिश करेंगे कि भारत से जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में धन जो है वो कहां लेके चल जाए, और ब्रिटेन लेकर के चल जाए, है ना। और ब्रिटेन के महारानी से जो है कि महाराजा से वहां से एक फरमान भी जारी कर लेंगे कि भारत के अंदर में हम ही, देखिए आप जो सोचते हैं कि अंग्रेज राज कर रहा है, नहीं, अंग्रेज वहां ब्रिटेन के अंदर में, मान के चलो ब्रिटेन है, वहां बहुत सारी कंपनियां हैं, उसी कंपनियां में से एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में आकर के भारत में जो है इस तरह के काम किया कि बंगाल के नवाबों को मिला करके बंगाल के नवाब बोला जा रहा है, बंगाल के कहीं न कहीं सेनापतियों को मिला करके नवाब को ही पराजित करके बंगाल के ऊपर में कब्जा कर लिया, कौन भाई, अंग्रेज। और जब ये सारा कुछ कर लिया तो उसके बाद से क्या हो जा रहा है कि कहीं न कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी खूब लालच के ऊपर में अपना लालच बढ़ा दी और बंगाल से खजाने को खूब जो है कि ले करके और अपना देश जा रहा है। इस दौरान कई क्षेत्र को धीरे धीरे जो है कि उनको अपने अंडर में ले लेंगे और वहां से खूब सारे पैसा को वो क्या करेंगे, तो ब्रिटेन भेजेंगे। ये सिलसिला तब तक चलते रहेगा जब 1813 तक नहीं आ जाता।
1813 में आप पढ़ेंगे चार्टर एक्ट आ जाता है और अंग्रेजों को जो मोनोपोली यानी जो एकाधिकार प्राप्त था कि भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन कर पाएगी, वो अधिकार जो है वो ब्रिटेन से उसको खत्म कर दिया जाता है। 1813 के बाद से कई आपका ब्रिटेन की जो कंपनियां हैं वो भारत से चाहे तो व्यापार कर सकती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो गई कि फिर हो गया कि उद्योग धंधा को सफल बनाने के लिए कि ब्रिटेन में ही उद्योग धंधा को अब सफल बनाया जाए, क्योंकि ब्रिटेन में उद्योग धंधा की शुरुआती 1750 के बाद से शुरू हो गई थी और अब तक क्या था कि वहां उद्योग धंधा इतना आगे आ गया था कि अब खेती बाड़ी करना और फिर उद्योगों के लिए कच्चा माल देना ये मुश्किल हो रहा था। तो क्यों ना भारत में कृषि हो रहा है अच्छा खासा, तो भारत से कच्चा माल वहां ले गए और डायरेक्ट वहां ले जाके मैन्युफैक्चरिंग कर दे, विनिर्माण कर दे और वहां से बनी बनाई मालों को कहीं बेच दे। तो ब्रिटेन में जो उद्योग धंधा है उनकी मालों को क्षतिपूर्ति के लिए भारत को वो लोग यूज किए और 1813 के बाद कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि 1858 ईस्वी तक जो है वो औद्योगिक पूंजीवाद का एक समय रहता है, ठीक। 1858 के बाद अगर देखेंगे तो उसके बाद 1947 जब देश आजाद नहीं हो जाता है तो उसके बाद ये लोग जो है वो वित्तीय पूंजीवाद आप इसको नाम दे सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इस समय में वित्तीय का मतलब होता है फिनेंशियल। अंग्रेज लोग अब क्या करने लगे, चूंकि 1858 की जब 57 का क्रांति होगा तो 58 में फरमान आ गया, ब्रिटेन की महारानी घोषणा पत्र दे देगी कि अब ब्रिटिश क्राउन का जो है वहां पे शासन होगा भारत का, मतलब ईस्ट इंडिया का शासन खत्म होता है, अब डायरेक्ट जो है वो ब्रिटेन का ही वहां पे शासन होगा। तो क्राउन का शासन आ जाने के बाद से क्या हो गया कि अब भारत को ये लोग ऐसे नजरिया से देखने लगे कि हाँ इन्वेस्ट करो और जो है कि प्रोडक्शन करो, समझ रहे बात ना। तो कुछ निवेश कर करके ही पूंजी निकालना है हमें, तो लाभ तो अभी भी कमाना मुख्य उद्देश्य है, लेकिन अब समय आ गया कि इन्वेस्ट कर करके जो है वो कहीं ना कहीं पूंजी कमाना है। तो आप ये क्रम आप समझ सकते हैं। इसी दौरान में आपको समझना है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, और भारत में राष्ट्रवाद के उदय की अगर हम बात कर लेंगे तो इस राष्ट्रवाद के उदय को दो पक्षों में आप समझ सकते हैं। दो पक्ष में कैसे समझेंगे तो आप आराम से देखेंगे यहाँ पे दो पक्ष में समझने के लिए। एक तो आप इसका प्रारंभिक राष्ट्रवाद समझेंगे कि जब राष्ट्रवाद का कहीं ना कहीं उदय माना जाता है तो इसको दो रूप में बांट सकते हैं। एक प्रारंभिक राष्ट्रवाद जो खास करके कई आंदोलन वगैरह होते गए, जनजातीय आंदोलन हो गए, इसमें संथाल पढ़ेंगे, मुंडा के बारे में पढ़ेंगे, कोल विद्रोह, कई विद्रोह पढ़ेंगे जो जनजातीय रहेगा। किसानों के बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे, नील हो चाहे आपका दक्कन हो चाहे आपका चंपारण हो, सबके बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार में कई बड़े बड़े जो है सामाजिक सुधारों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब लोग जो है वो 1857 की क्रांति भी है, ये सब लोग कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में एकता, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण और मर मिटने की जो है वो भावना लेकर के आगे, मतलब राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ा दी, ठीक है। तो ये भी पढ़ेंगे। दूसरी बात है हम लोग एक संगठन बना कर करके और राष्ट्रवाद को जो है वो बढ़ावा देने का काम किए, जिसमें संगठन के रूप में अगर बात कर लेंगे तो उस संगठन में एक सबसे बड़ा संगठन जिसे कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जिसे शॉर्ट में INC कहते हैं। ये 1885 में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसमें कई सम्मेलन तमाम तरह के अब यहाँ पढ़ेंगे। इसमें अगर देखेंगे तो इसके कहीं ना कहीं तीन चरण है। एक उदारवादी चरण है जो 1905 जब बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, समझ रहे बात, तो उससे पहले तो जो 1885 में कांग्रेस पार्टी की नींव पड़ी वहां से लेकर के 1905 तक अगर बात कर लेंगे ये उदारवादी चरण माना जाता है। इसे उदारवादी चरण में नौ राष्ट्रवादी या फिर उग्र राष्ट्रवादी भी कह सकते हैं। ये कहीं ना कहीं 1905 से लेकर करके और ये कब तक चलता है तो ये 1900 जो है वो आपका 19 तक चलता है, जब तक अब आते आते 1919 वो समय है कि गांधी जी का पूरा जो है वो प्रभाव आ गया, है ना। इसके बाद 1919 से लेकर करके देश की आजादी यानी 1947 तक की जो बातें हैं वो गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आप इस तरह से देख सकते हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसे दो रूप से समझ सकते हैं। एक तो आप प्रारंभिक राष्ट्रवाद में कई आपके आंदोलन वगैरह हो गए, ठीक है, आंदोलन हो, क्रांति हो, इन सबके जरिए कहीं ना कहीं लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जो है वो बढ़ी। इसके अलावा हमारे यहाँ संगठन वगैरह बना जिसमें कांग्रेस पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावे भी अगर बात कर लेंगे तो इन तीनों के अलावे जो है भारत में और क्रांतिकारी विचारधारा के भी बहुत सारे लोग हुए जो इन सभी चीजों पे पक्षों पे विश्वास नहीं करते थे, ना, जिसमें भगत सिंह, तमाम तरह की बातों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इनमें हम लोग एक एक के ऊपर में जब आप डिटेल से पढ़ेंगे, ये तो आपका बेसिक एक परिचय है, तो आपको मुख्य रूप से समझ में आ गया। तो थोड़ा सा आज जो है वो बहुत रात्रि में हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो आज रात की जो है कि कम से कम जो है आपका 12 बज रहा होगा, इसीलिए थोड़ा सा जो है वो दिन भर के थकान के बाद एनर्जी लेस जैसा लग रहा था।
और क्लास बहुत ज्यादा लंबा है, क्योंकि पूरी के पूरी सिलेबस से आपको लगभग इंट्रोड्यूस कराना था, कैसे पढ़ेंगे, कैसे 8 में 8 लाएंगे वो। तो अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आप हमारी बातों और भावना को समझ रहे होंगे। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई बातें नहीं, आपको समझाने के लिए नहीं, एक ओवरव्यू दिखाने के लिए, ठीक है। आपको पढ़ना कैसे, शुरुआती कैसे, बच्चा नहीं, आपको एक एक टाइटल दे दे के, एक एक हेडिंग दे दे के और एक एक बात समझा के आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगले दिन से एप्लीकेशन के अंदर में हम लोग कहीं ना कहीं आधुनिक भारत की शुरुआत कर लेंगे, ठीक है। तो वहां से कैसे प्रश्न बनेंगे, किस तरह के बातें पढ़ेंगे, वो सब हम लोग वहां देखेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास जो है वो हम लोग यहीं पे रखते हैं और स्थगित लेते हैं। चलिए, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।